कि हर 10 में से एक सेनाओं में रहने वाले हरियाणा का ही पुत्र है, पुत्री जवान है। तो हरियाणा का किसान आपको अन्न भी देता है और साथ साथ आपको रक्षा करने के लिए उनका बेटा भी बॉर्डर में देता है। हरियाणा में इनका जन्म हुआ ना केजरीवाल का, इसलिए सबको मालूम है वो क्या चीज है। तो जिसको मालूम नहीं है वो उनको देखता है, पैकेटिंग उनका अच्छा है, सब ले लेता है। जिनको पैकेट खुल के देख लिया वो कभी नहीं लेगा उनको। एक दिन में ही लोगों का माइंडसेट चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बैठ बैठ के 70 साल में इनको बर्बाद किया है और मोदी जी 10 साल में सब कुछ कर दे, ऐसा क्यों चाहते हैं आप लोग? हरियाणा में संविधान लेके नहीं घुमा, हरियाणा में जलेबी लेके घूम रहा था, हरियाणा में खेती में उतर रहा था। तो वो सोचता है देखा उनका एडवाइजर जो भी हो, मैंने सोचा उनका एडवाइजर जैन हो क्या है, तो ऐसे ही एडवाइस होगा। देखिए हम एक साथ सब कुछ आप चाहे तो बीजेपी से पूरा समाज संस्कार समाज सुधार हम ही कर देता, हमको ना लोग सुधार कर दे। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के सिटिंग एमपी बिप्लब कुमार देव जी से। उन्होंने बीजेपी के लिए काफी काम किया है और ऐसे कहा जाता है कि इज वन ऑफ द मोस्ट वर्किंग पॉलिटिशियन ऑफ द पार्टी। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में उन्होंने काफी मेहनत की और हम सब ने रिजल्ट्स देखे हैं। इसी चुनाव के विषय में हम उनसे बात करते हैं। बिप्लब दा, आपका स्वागत है। हरियाणा में ऐसा क्या जादू कर दिया आप लोगों ने कि एकदम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, एग्जिट पोल भी बहुत फेवर में नहीं थे और अचानक हम हरियाणा में एक अलग ही रिजल्ट देखा था? देखिए मेहनत सभी जगह में रंग लाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी समय एक बात में विश्वास करते हैं, जो दायित्व आपको दिया जाए और जिस दिशा में आपको काम करने के लिए कहा जाए उसको जरूर करो, उसके साथ आपके पास जो एडिशनल है उसको ऐड करो। और उसी दिशा में हम लोगों ने पूरा टीम मिल के काम किया। और हरियाणा में देखे तो मनोहर लाल खट्टर जी का जो 10 साल की सरकार है, काम अच्छा किया है। प्रॉपर्टी आईडी, पीपीपी ये 2 झमेला छोड़े, बाकी सब काम उन्होंने ट्रांसपेरेंट किया है। हरियाणा में कभी भी 36 बिरादरी को एक साथ इंसाफ नहीं मिलता था। हरियाणा में कोई भी सीएम बनता था तो उस डिस्ट्रिक्ट का सीएम रह जाता था। मनोहर लाल खट्टर अकेला आदमी है, वो कौन डिस्ट्रिक्ट का कोई नहीं कह सकता। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, किंतु आप जब बारीकी से उसको अध्ययन करोगे तो आपको मालूम चलेगा। जो पैन हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पिछले 30-35 साल में मनोहर लाल खट्टर ने दे पाया। अभी मैं कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है 10 साल इनके पहले रहे हैं, इनको मैं पूछूं जो आपके सरकार 10 साल में रहे इसका क्या उपलब्धि है, इनके पास उपलब्धि आपको मिलेगा जो आपने ओबीसी और उसमें खपा के आंदोलन करा के जो व्यवसायी वर्ग है, पंजाबी वर्ग है, इनके ऊपर आक्रमण करना, दुकान जला देना, रोड जैम कर देना, इसका इतिहास उस सरकार की उपलब्धि है। दूसरा, जो दलित है, एससी है, इन लोगों को प्रताड़ित करना, इनको अत्याचार करना, इनका घर द्वार जला देना, ये एक्सपीरियंस उस सरकार की है, उपलब्धि है। बट वो आंदोलन में तो जलते वलते रहते हैं, आंदोलन में बहुत सी हानि हिंसा होती है। हाँ, आंदोलन में होती, उसके प्रकार किस तरफ, वेब किस तरफ जाता है, उसका थिंकिंग क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आंदोलन बहुत कुछ होता है, तो वो आंदोलन सकारात्मक हो, सोसाइटी के लिए हो, तो वो तब आप समाज सुधारक कहलाओगे। लोगों ने 10 साल उनको भी चुन के दिया था, मैं माना नहीं करता हूं। आप 10 साल दिया था, ये भी बात बताओ, बीजेपी वहां थी भी कहा? बीजेपी तो सब सीट में लड़ती भी नहीं थी। रीजनल पार्टी वर्सेस कांग्रेस का राजनीति होती थी। हमने 2 बार किसी रीजनल पार्टी के साथ मिलके अपना सरकार बनाने में साथ रहे हैं। तो हम तो बहुत छोटे पार्टनर में थे।
2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं और हरियाणा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया जो अकेला ही लड़ेंगे, अकेला लड़ा और सामने मोदी जी थे। हरियाणा का लोगों को सभी समय पावर पॉलिटिक्स अच्छा लगता है और केंद्र में जो हो उसके साथ रहना। और मोदी जैसा आदमी जो माने ठोक के बोलता है, जो पाकिस्तान हो और बाकी सब कोई भी जो भारत विरोधी गतिविधियां रखने वाले शक्ति है, इनके खिलाफ बोलने वाले, क्योंकि हर 10 में से 1 सेनाओं में रहने वाले हरियाणा का ही पुत्र है, जवान है, पुत्री जवान है। तो हरियाणा का किसान आपको अन्न भी देता है और साथ साथ आपको रक्षा करने के लिए उनका बेटा भी बॉर्डर में देता है। तो हरियाणा के किसान क्यों खुश नहीं है फिर? किसान देखिए, हरियाणा का किसान हमारे साथ इस इलेक्शन में प्रमाणित हुआ है। रास्ते में जो बैठ जाते थे चौधरी जी, इस बार इलेक्शन में इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और खड़ा होने के बाद उनको 1500 वोट नहीं मिली। और आपने भी देखा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला इलेक्शन के बाद, और मैं तो कुछ नहीं था, तब तो भूपेंद्र हुड्डा ही मेरे पास सब आदमी भेजते थे, तो उनका आदमी है, मेरा तो कोई आदमी लेके मैं बैठता ही नहीं था। तो इनका प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड। तो ये कांग्रेस का प्रायोजित था? तो कांग्रेस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड ये आंदोलन था, तथाकथित आंदोलन। किसान तो बीजेपी के साथ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएसपी कोई स्टेट देता है तो हरियाणा का बीजेपी स्टेट देता है। 14-24 फसल में एमएसपी हाईएस्ट रेट हरियाणा में मिलता है। 7 वाला पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सब जगह में ढंढोरा लेके पिटता है। पंजाब का क्या हालत है, एमएसपी का क्या रेट है? कुछ नहीं है, कंगाल बना के रख दिया। हरियाणा में आम आदमी क्यों गिर, कुछ भी नहीं जादू कर पाई इस बार? क्योंकि हरियाणा में इनका जन्म हुआ ना केजरीवाल का, इसलिए सबको मालूम है वो क्या चीज है। तो जिसको मालूम नहीं वो उनको देखता है, पैकेटिंग उनका अच्छा है, सब ले लेता है। जिनको पैकेट खुल के देख लिया वो कभी नहीं लेगा उनको। अच्छा, सामान गलत है तो आपको लगता है कि सामान देख लिया लोगों ने? सामान को मालूम है ना, छोटे से बड़े तो देखा है। तो अभी पंजाब को नहीं पता ये सामान मालूम क्या, वहां जन्म नहीं हुआ ना। अच्छा, जहाँ जन्म हुआ उनको। हरियाणा में जन्म हुआ। मैं तो बार बार ही बोल रहा था, जब बाई इलेक्शन में भी मैं जब प्रभारी बन के गया था 2022 में, तो मेरे सामने बाई इलेक्शन था आदमपुर का, बब्बे बिश्नोई का। तो वो दो सीएम एक साथ क्या उठे, मुझे बोला रे अहमद ने बताया वो क्या करेगा, उसका घर जब यही है, जन्म यही है, उसमें रहते छोटा रहते बड़ा कैसे, वो जरा बता दो, बस काम हो जाएगा। तो वही हमने किया, तो डब्बा खाली उसका। वो जो एडिशनल आपने बोला, जैसे मोदी जी ने कहा था कि जो है उसमें आप अपना अतिरिक्त जोड़ देना, तो वो अतिरिक्त क्या था? अतिरिक्त आदमी के साथ जोड़ना। हरियाणा के लोग प्यार का भूखा है, सम्मान के चाहते हैं। 2 चीज प्रभारी को देना चाहिए इनको। मैंने प्रवास बहुत ज्यादा किया, लोगों के पास गया, बात सुना, और उसके बाद हरियाणा का गांव हो शहर हो, लोगों को में एक विश्वास है जो नहीं, बीजेपी हमारे बात सुनता है, हमारे को तजुर्बा देता है, सम्मान करता है, रेस्पेक्ट चाहता है वो स्टेट। ओके। मोदी जी हरियाणा को बहुत बेहतरीन जानता है। 4 साल 4.5 साल आप प्रभारी रह चुके हैं, गांव गांव में उनको मालूम है। तो इसलिए एक फैक्ट ये भी था, गुजरात और हरियाणा दोनों स्टेट में मोदी जी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। पूरे देश भर में, दुनिया भर में करता है, किंतु हरियाणा के लोग बहुत प्राउड महसूस करता है। तो हमारे प्रदेश में मोदी जी ने लंबा समय बीजेपी ने प्रभारी रखा, हमारे प्रदेश वाला जाके पीएम बना। ये बात आप हरियाणा में किसी गांव में बोलो, आपके पास ही तो था, आपका आदमी, सब खुश हो जाता है, हमारा मुंडा है, हमारा आदमी है। हरियाणा के लोगों को प्राउड महसूस होता है, जो हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति, स्कूटर में चलने वाला व्यक्ति, हमारे गांव में रोटी खाने वाला व्यक्ति आज देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इससे वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। सेंटिमेंट के साथ जोड़ते हैं। उस सेंटिमेंट को वो हम लोगों ने घूमते समय इस सेंटिमेंट को उनको याद कराया। तो आप ही कहते मोदी जी है, आप मोदी जी के लिए करेंगे ना बाप बेटे के लिए करेंगे? तब लोगों का प्रश्न उठता है, नहीं मोदी जी के लिए करना चाहिए। तो उस तरीके से हरियाणा के लोगों ने ट्रीट किया। कहीं ना कहीं घरानावाद भी बीच में आया उनके, क्योंकि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस हर जगह में करता है, हरियाणा में नया नहीं करता। बाप बेटे का पॉलिटिक्स हमने इशू उठाया तो करता है। तो क्योंकि हरियाणा में सिर्फ नहीं, हर प्रदेश में कांग्रेस
फैमिली पॉलिटिक्स है, क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स प्रदेश में करेगा भी तभी सेंट्रल में फैमिली पॉलिटिक्स को आप सपोर्ट करोगे। आप यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स नहीं बनाओगे तो वो लोग तो उधर भी ऊपर भी नहीं करेगा, ऊपर भी नहीं तो करेगा। अपने को बचाने के लिए नीचे वही करेगा। तो इसलिए नया कुछ नहीं है, किंतु हरियाणा के जनता को ये बात समझ में आ गया था, जो हुड्डा के 10 साल था, हरियाणा के सब जमीन बेच के ये सब कांग्रेस को हफ्ता चला रहा था। और इसमें दामाद जी और उनके बेटी राहुल जी के बहन, जनता को मालूम है, वो जानते थे कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा स्टेट नहीं है। 3 स्टेट में से 2 स्टेट आपके कर्नाटका और तेलंगाना, दोनों को क्या हालत आपको मालूम है। पर स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाएगा उसमें भी 60 रुपया जिजिया कर लगा दिए इन लोगों ने दोनों स्टेट में। जो कमिटमेंट किया कुछ नहीं दे पा रहा है। और हिमाचल का तो छोड़ ही दे, उसको माए बाप नहीं है, सैलरी नहीं दे पा रहा है। तो इस हालत में कांग्रेस को अपना पार्टी चलाने के लिए एक फंड की जरूरत है। वो हरियाणा को दिख रहा था। तो हरियाणा के लोगों को हम लोगों ने इस बात को रखने में समर्थ हुआ, जो ये जो है इनका आपके लक्ष्य नहीं है, आपको डेवलपमेंट नहीं है, आपके बेटे का डेवलपमेंट नहीं। मोदी जी तो आपके बेटे बेटी का डेवलपमेंट चाहता है, बीजेपी सरकार चाहती है, किंतु कांग्रेस बाप बेटे से इसलिए सरकार बनाना चाहता है क्योंकि आपके सब जमीन बेच के ये सब इनको कांग्रेस को पार्टी को चलाना है, इनको लूटना है। तो हरियाणा के जनताओं की इस बात को समझ में आ गया, जो ये सचमुच लूटने वाला है, क्योंकि इसका प्रूफ है लास्ट 10 इयर्स में इनके जो टर्म था उसमें है प्रूफ। बरंग हमारे आने से ट्रांसपेरेंट जो भूमिगत नियम है, जो प्रॉपर्टी आईडी, वही तो आया इसको लॉक करने का। तो उनको देखे इनका सोच अच्छा है, जो इसीलिए प्रॉपर्टी लाया, जो हमारा प्रॉपर्टी एक दूसरे का प्रॉपर्टी दूसरा बेच नहीं सकता, एक्वायर नहीं कर सकता। इनके ऊपर लीगल एक्शंस क्यों नहीं हुए? लीगल एक्शन हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने लीगल एक्शन किया, आपने देखा ईडी का छापा भी पड़ा। राव धन सिंह जिसको उन्होंने टिकट दिया है, लोकसभा में दिया, विधानसभा में दिया, हारे हैं, तो उनको तो ईडी ने छापा मारा। ईडी का छापा तो एक अभी आजकल कहते हैं कि जिससे भी थोड़ा बहुत सीधा करना है उल्लू, तो उसके ऊपर ईडी छापा होता है, कितना सच है? नहीं, आप ऐसा हो तो किसी सीधा आदमी के ऊपर छापा पड़ा देखिए, मुझे दिखाइए। आप जब आप हरियाणा के कोई जनता राव धन सिंह के ऊपर जो छापा मारा, जनता भी बोलता है भाई इसके पास हजारों करोड़ रुपया कहाँ से आया। वो हुड्डा के समय मिल के जो काम करता था उल्टा सीधा, उसी का पैसा राव धन। यहाँ सोनीपत में उसको तो मैं उसको सुरेंद्र पावर बोलता है, झूठ बोल के नाम तो लिखता है, लोगों को मालूम नहीं है मोहम्मद सुरेंद्र पावर है, मोहम्मद सुरेंद्र पावर है। वो मोहम्मद लगाता नहीं, सुरेंद्र पावर है, लोगों को पावर है, वोट दे दिया। इस बार हमने बोला भाई इसको मोहम्मद सुरेंद्र पावर नाम बोलो ठीक तरह। तो इस तरीके से धोखेबाजी करके इलेक्शन लड़ता है, कैंडिडेट को सामने करता है, और इसको दोबारा ईडी का छापा मारने के बाद, जेल में जाने के बाद उसको दोबारा टिकट दिया। उसके बाद धर्म सिंह छोकर, वो भी ईडी के छापा मारा, उसको प्रूफ हुआ है, उसका संपत्ति जब्त किया है, उसको टिकट दिया। क्योंकि इन तीनों को इसीलिए हुड्डा ने टिकट दिया, तीनों के पास हुड्डा का टिकट पैसा है, और इन तीनों को टिकट नहीं देगा, उठ के बोलेगा इनके खिलाफ, इलेक्शन के पहले इसका इलेक्शन हो जाएगा। तो ये इनकी असली चेहरा है, भ्रष्ट लोग है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सत्ता हरियाणा के जनता के भला के लिए नहीं चाह रहे थे, बाप बेटे के पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए चाह रहा था, और कांग्रेस को इस हरियाणा को लूटने के लिए चाह रहा था। इस बात को हरियाणा के जनता को मालूम चला, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कुरुक्षेत्र के रैली से पहला रैली, उसमें से उन्होंने स्पष्टता के साथ इस बात को बोला, जो मैं तो हरियाणा का लोगों को भला करना चाहता हूँ। 10 साल में हमारे सरकार में जो भी किया अच्छा बुरा आप मालूम है, किंतु मैं ये चाहता हूँ, वो लोग ये चाहता है, आप तय करो। और जनता ने तय किया मोदी के साथ जाना। तो ये मोदी लहर थी या कार्यकर्ताओं की मेहनत थी? देखिए, नेता के बिना पार्टी अधूरा है जी। कौन क्या बोलता मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ बीजेपी में कोई जान नहीं है, जान तो नेताओं में होता है। वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन तो व्यक्ति चलाता है ना। तो इसलिए आप मोदी के लहर था ना नहीं लहर था, ये सवाल ही नहीं उठता। जो है वो मोदी है, क्योंकि पार्टी के सर्वोच्च लीडर मोदी जी है, और मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा में भी लड़ा और अभी हरियाणा में लड़ा। मैं आपको अभी भी कहता हूं, कांग्रेस ने तो झूठ बोला था, जो हमने संविधान बदल देंगे, हमने आरक्षण हटा देंगे, उसी कारण से कंफ्यूज हो गया था लोग। हाँ। और कंफ्यूजन करके वोट लाया था, तब भी 100 नहीं कर पाया, तब भी 100 नहीं हुआ, 99 हुआ।
ये तो धोखेबाजी करके झूठ बोल के, देखिए झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। बट वो बैठे हैं ना अपोजिशन में अभी। एक झूठ में अपोजिशन में बैठ गया, दूसरा झूठ में हरियाणा से हाथ धोना पड़ा बुरी तरह। लेकिन वही वो कश्मीर में आ गए ना। कश्मीर में देखिए, कश्मीर में आ गया, फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं, देखिए इनका भाषा बोलता है ना, भारत की भाषा बोल रहे हैं। वो तो बोलता है, उन्होंने जो बोला था भाई हमने उनके साथ गए हूँ, उसमें 370 उठा दूंगा, ये सब राहुल गांधी ने उनके साथ किया था उस समय कॉलेज। वो भाषा तो नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे नहीं हमको तो पाकिस्तान में जाना ही नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, ये जो घटना घटी ये अन्याय है, राष्ट्र के विरुद्ध में है। तो इसलिए आप देखते रहिए, ये ट्रेलर शुरू हुआ है। देश रहना चाहिए, देश सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी से देशभक्त पार्टी भारत में कोई भी पार्टी नहीं है। तो कश्मीर के लोगों को समझा नहीं पाया आप लोग? समझा नहीं पाया तो हमको 29 सीट तो दिया ही, सब हमने सीट कम मिला ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सब सीट मिलने से हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो 370 हटाया, आर्टिकल 35 हटाया, SC ST का अपना अधिकार दिया। यही बेंचमार्क वर्डिक्ट्स के बाद, ये बेंचमार्क अनाउंसमेंट्स के बाद फिर भी अगर कश्मीर भी हारता है, देखिए तो बीजेपी कश्मीर में दो पार्ट में आपने देखे, नीचे जम्मू और कश्मीर दो पार्ट है। हमने वहां सीट भी कम दिया, आपने देखा होगा। आप एक दिन में ही लोगों का माइंडसेट चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने बैठ बैठ के 70 साल में इनको बर्बाद किया है, और मोदी जी 10 साल में सब कुछ कर दे, ऐसा क्यों चाहते हैं आप लोग? किया तो कुछ, कम से कम लद्दाख अलग स्टेट बना है। 10 साल में हरियाणा की अगर शक्ल बदल सकते हैं मोदी जी, महाराष्ट्र की शक्ल बदल सकते हैं, तो हमको लगा जम्मू की भी शक्ल। जम्मू में तो आया ही नहीं था ना, 10 साल हमारा सत्ता कहाँ था। हम पहले कोalition में डिप्टी CM का पद मिला था, उसके बाद भी उनके उत्पाद से हमको सरकार से सपोर्ट उठाना पड़ा, क्योंकि भारत के विरुद्ध में वो बयान दे रहे थे, राष्ट्र विरोधी तत्व हो रहा था, तो हमने अपना सपोर्ट उठा लिया था। अभी इलेक्शन हुआ बहुत दिन बाद, और ये कि वो आप बधाई नहीं देते अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और इलेक्शन कमीशन को, जो 370 आर्टिकल 35 उठने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर वोट होते समय किसी जगह में 55% वोट, 56% वोट, जो कि मैंने जन्म से देखा, मैंने जब तक मैं मैच्योर हुआ है, जम्मू कश्मीर में वोट होता तो उस समय भी कांग्रेस का ही सरकार होती थी, राष्ट्रपति शासन जारी करके वोट होता था, पुलिस CRP रहता है, 5% वोट हुआ, 2% वोट हुआ, 7% वोट हुआ, उसी में निर्णय हो जाता था। इस बार 55% वोट हुआ, क्या उसमें मोदी जी का आप उनको इसके लिए श्रेय नहीं देंगे? नहीं, श्रेय देंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सत्ता शायद 1% से बन जाए या आधे % से, सत्ता में आना तो जरूरी था, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे निर्णय लिए थे जम्मू कश्मीर को लेके। लिया है हमने, देखिए जम्मू क्षेत्र में तो हम ही संख्यागरिष्ठ, आप देखो तो जम्मू नीचे वाले में हम ही संख्यागरिष्ठ, हमारे पास हाईएस्ट सीट है। ऊपर में मैंने आपको बोला हमने सीट भी कम दिया है, तो इसलिए अभी भी मुझे लगता है जो वहाँ लोगों को, बहुत लोगों को समझ में आ गया, और भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरह एक विशेष संप्रदाय के लोग ऊपर की तरफ रहता है, तो बीजेपी सबके लिए बराबर मानता है, और कुछ लोग उनको बेवकूफ बना के बोलता है आप हम लोग सब आप ही के लिए है। तो उनको पहले देखना, मौसी का आदर आपको नया नया अच्छा लगता है, क्योंकि आप मौसी के घर में घूमने के लिए जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा खिलाएगा, अच्छा कपड़ा देगा। कुछ दिन बाद मौसी का आदर कम हो जाता है, दोबारा माँ का याद आता है। तो इसलिए उनको भी माँ का याद आएगा, क्योंकि इस कश्मीर को सम्मान देने का काम, स्वाभिमान देने का काम, इन्वेस्टमेंट करने का काम जो किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है। जरूर ऊपर की कश्मीर के जो हमारे भाई बहनें हैं, इनको समझ में आ जाएगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाले। हरियाणा में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस बार? हरियाणा में सबसे बड़ा चैलेंज तो कांग्रेस का दुष्प्रचार, झूठ, और वही जो 2024 में लोकसभा में चलाया था, संविधान बदलना, ये सब कहीं नहीं उठाया। ये जो संविधान लेके अभी कांग्रेस घूम रहा है, आप तो नहीं कैसे देखते? आप क्या पूछो ना उनको जाके, अभी क्या घूमता है? अभी केरला में घूम रहे हैं ना? घूम रहा है क्या? और क्या, अभी भी घूम रहा है? हरियाणा में नहीं घूमा? अच्छा, हरियाणा में संविधान लेके नहीं घूमा, हरियाणा में जलेबी लेके घूम रहा था, हरियाणा में जो खेती में उतर रहा था। तो सोचता है, मैंने कहा उनका एडवाइजर जो भी हो, मैंने सोचा उनका एडवाइजर JNU क्या है, तो ऐसे ही एडवाइस होगा।
तो ऐसा करना, जलेबी खाने से और जलेबी बनाने से और खेती में उतारने से किसान बन जाता है और वहाँ वो इंडस्ट्री खुल जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दूसरे पार्टी के भी बहुत से नेता है जो खेती में उतर के अपना घास काट रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं। घास काटने के कारण से पब्लिक ने उनको घास काटने के लिए रख दिया। अच्छा। हमने ऐसा नहीं किया इसलिए हमसे घास नहीं कटाया, हमको एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, हम भी वही करते हैं। जनता को मालूम है हरियाणा की जनता बहुत अभी प्रियंका समझदार गांधी है। पॉलिटिक्स में आ गई है। वो तो पहले भी थी, नया क्या है? नहीं, पहले तो कैंपेन में, अभी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई, शी इज कंटेस्टिंग। अब देखिए इनके लिए तो क्या क्या, आपको लगता है कि कुछ चेंज हो देखिए जाएगा? आप भी इन परिवार के लिए क्या क्या भाषा विशेषण प्रयोग करते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स, इनएक्टिव पॉलिटिक्स, डायरेक्ट पॉलिटिक्स, इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स। हमारे लिए वो तो कहेंगे ही ना, हमारे क्योंकि लिए अभी तक वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी, सिर्फ आप तो प्रचार कुछ में दिन बाद सक्रिय थे। बोलोगे, बोले उनको तो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा हुआ। प्रियंका के आने से पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या बदल सकते? वो पहली बार थोड़ी आया, राहुल जी नहीं, के खड़ी पहले, हुई है इलेक्शन सुनिए, में। राहुल जी के पहले वही पॉलिटिक्स में आई थी, बट कैंपेन के लिए आई थी। जो भी आई थी कैंपेन के लिए आए और इलेक्शन लड़ना कैंपेन के लिए। कांग्रेस के महामंत्री भी बने, ऑल इन ऑल है। पूरे देश में कहीं भी जाओ तो इनके 3 फोटो लगेगा, माँ का भी लगेगा, बेटी का भी लगेगा, भाई का भी लगेगा। तो फोटो तो लगता है ना, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का लगता है। तो कैंपेन कमेटी पे हो और नहीं तो किचन में हो और नहीं तो थिएटर में हो, सामने तो वही लोग है। क्या बोलते हो आप? केरला में अभी क्या स्थिति है? क्योंकि प्रियंका के अगेंस्ट में बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उसके कैंपेन के लिए आप जाओगे वहां पे? देखिए कैंपेनिंग के लिए पार्टी जहां बोलेगा, जहां काम करने के लिए बोला है, हम काम करने वाले लोग हैं। और देखो हम लोग आज जहां भी बैठे हैं पार्टी के बदौलत है। हमारे पिताजी का नाम क्या है अभी भी आपको मालूम नहीं है, बता सकते हो क्या? नहीं। किंतु आप जिन जिन के बात बोलते हो इनके पूर्व 4 खानदान का नाम बता देते हो। इसलिए हमारे खानदान, मेरे पिताजी कौन है आपको मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा सब कुछ इस पार्टी है। विप्लव देव को लोग रिलेट करता है बीजेपी के साथ। आपने अभी स्टार्टिंग में बोला विप्लव देव को माना जाता है बहुत माने हार्ड वर्किंग करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता। मुझे नहीं बताया मेरे पिताजी का बेटा जी, स्वर्गीय हृदयेंद्र का बेटा, ये नहीं बोला आपने। हार्ड वर्किंग करने वाला बट इस वक्त तो आप बीजेपी के नेता होने के नाते ही तो मैं बात कर रही हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना। हाँ। इनको तो कांग्रेस के नेता के नाते बात नहीं करते, आप प्रियंका के नाते बात करते हैं। यही तो नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के नेता होने के नाते ही बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता इस देश में, मुझे तो नहीं लगता उस परिवार के। देखो उनका जो गांधी आप बोल रहे हो, परिवारवाद है। गांधी भी तो, अब प्रियंका गांधी क्यों बोल रहे हो? प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ जी, प्रियंका गांधी वाड्रा। नहीं, गांधी क्यों आएगा भाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है वो कि गांधी भी तो महात्मा गांधी। देखो हमको कोई अभी मान के चलो, आपका टाइटल क्या है सामने? तामन। तामन जी, आपके पिताजी मेरे को बोले मैंने विप्लव देव का अडॉप्ट कर लिया, विप्लव देव तामन हो गया, ठीक है, एफिडेविट कर लूंगा। आपके महाराष्ट्र में कहीं भी मुझे नहीं बोलने वाला है। ये गांधी जी भी तो, महात्मा गांधी जी ने गांधी दिया, और किस कारण से आपको मालूम है? विपद में आ गया। नहीं तो फिरोज गांधी थे ना। फिरोज गांधी कहाँ था? फिरोज खान था। अब गांधी कोई बना देता, अभी मैं देव हूँ, आपके पिताजी अडॉप्ट करके बता दे तमन हो गया, तो क्या मेरे सोसाइटी मान लेगा, मेरे गांव मान लेगा, मेरे माँ मान लेगा? नहीं मानता। बट इतने सालों से मान तो रहे हैं लोग। नहीं मान रहा है, यही तो 2014 से नरेशन बदला हुआ। 2014 के पहले तो सब मान ही रहे। वही तो दुर्भाग्य। देखिए इंग्रेज चले जाने के बाद भी इंग्रेज का मानसिकता, अंग्रेजी बोलने वाले जो मानसिकता लोग, वही लोगों के पास सत्ता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वेस्टर्न छोड़ो, सिर्फ अंग्रेजी का बोलो। क्यों आप जर्मनी में मिडिल में लाते हो, फ्रांस में लाते हो, क्यों मारते हो? सब वही लोग, वही चेहरा, वही सोच वो कर रहे थे। असलियत में जो भारतीय लोगों का विचारधारा समझ में आने वाला गांव के, ये मोदी जी अटल जी आने के बाद आया, अंत्योदय की बात। कांग्रेस के समय कहाँ आता? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, गरीब को हटा दिया, गरीबी मर गए। सबुज के क्रांति लाएंगे हम, तो अभी भी नहीं ला पाया है ना। अभी भी गरीब है ना। कहाँ गरीब? आज भी देश में मोदी जी के समय कोई नहीं बोलता बिना खाए रह सकता है, क्योंकि 81 करोड़ 81 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त अनाज दिया जाता है।
ये दुनिया में बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि मोदी जी ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का नहीं, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में कोरोना के समय 140 करोड़ देश के आबादियों को बचा के रखना, संभाल के रखना, ये बिना मोदी दुनिया में कोई नेता नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं था? स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहा है, मैं मना नहीं करता, मैं भी तो उसमें सीएम था। जो मोदी के डायरेक्शन में चले, वहां कोरोना के चाहे रिकवरी रेट हो चाहे कुछ हो, वो सही चला। जो मोदी जी का डायरेक्शन में सही तरह नहीं चला, अपना भी चलाया। आपके महाराष्ट्र में तब वैसे त्रिपुरा में केसेस ठाकरे बहुत साहब कम थे, थे ना? उन्होंने अपना चलाया, तो आपके महाराष्ट्र में कितना नुकसान हुआ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया ठाकरे साहब का कि वैसे चलाओ तुम। उनको बोला था ना, अरे उनको क्या क्या डायरेक्शन दिया, उसके बाद बाकी सब देख लो उन्होंने क्या 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 नहीं किया, क्या क्या किया। इनका भी आदत हो गया सबको दोष देने का। वो एम्प्लॉय बिहार से आए इसलिए ऐसा हुआ, वो उत्तर प्रदेश इसलिए ऐसा हुआ। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार हो, लंदन हो, जहां से भी आए, तो वो लोग आपके पास जब है, आपका दायित्व है। मेरे पास जब जितना भी बाहर के, हमारे पास भी बहुत इंडस्ट्री है, ब्रिकफील्ड है, बहुत सारे बाहर के एम्प्लॉय है, बाहर के एम्प्लॉय है, लेबर है। मैंने सबको एक एक का खबर, इनको भेजने का काम सरकार के पैसे से किया, इनको लाने का काम सरकार के पैसे से किया। इनको ब्रिकफील्ड में रहता है, वो त्रिपुरा का नागरिक नहीं है, इनको स्पेशली क्योंकि नागरिक के बिना उनको इंजेक्शन नहीं दे सकते, ऑनलाइन नहीं हो रहा। हमने स्पेशल परमिशन लिया, सेंट्रल ने दिया है, इनको इंजेक्शन भी दिलवाया, टीकाकरण भी कराया, उनको राशन भी दिलवाया। ठाकरे साहब क्यों नहीं कर पाया? अब आप उद्धव ठाकरे सुनिए, उद्धव ठाकरे बोलेगा, बोले मेरा महाराष्ट्र तो बड़ा है, तो आप बड़ा सीएम भी हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है। नहीं, बट कोविड में उन्होंने फेयरली अच्छे से फंक्शन किया था, नो डाउट अबाउट इट। और बहुत से लोगों ने तारीफ करके उस मॉडल को, WHO ने भी बोला था कि महाराष्ट्र मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए। मुझे ये पूछना था, त्रिपुरा में क्या चैलेंज था कोविड में? और त्रिपुरा में पैंडेमिक का रेट चैलेंज था क्योंकि त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में सभी के पास हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था। ये तो पूरे देश में ही हुआ। देखो, इस देश में पीपीपी बाहर से आते थे, पीपीपी लोग पहली बार सुना कि जब सर्जिकल ऑपरेशन होते थे उस समय पीपीपी किट पहन के डॉक्टर जाते थे। जनता को क्या मालूम है? और वो पीपीपी किट भारत में बनता भी नहीं था, तब स्टिच भी नहीं होती थी। कोरोना के समय से, कोरोना काल से मोदी जी ने बहुत जल्दी भारत में पीपीपी तो भूल जाओ, मास्क जो वो भी क्या चीज है, लोगों को खाने के लिए होता है ना, माथे में देने के लिए होता है। मास्क जब बनाने के लिए बोला, ये क्या चीज है? उसके बाद N2 N3 के क्या नाम, डबल लेयर ऐसा कुछ आ रहा था, मैं भी मालूम ही नहीं चल रहा था। तो वो सब आज आप किसी को बोलो मास्क, किसी को बोलो पीपीई किट, किसी को बोलो सैनिटाइजर, किसी को सब कुछ मालूम है, सब कुछ उपलब्ध है। ये और देश में टीकाकरण तैयार करना, और देश में टीकाकरण तैयार किया तो इस राहुल गांधी ने विरोध किया, एक कांग्रेस ने विरोध किया, बोले ये ठीक नहीं है, आप फाइजर से मंगवाओ, अमेरिका से मंगवाओ, ये सही नहीं होगा, ये तो लोगों को नुकसान हो जाएगा। तब मोदी जी का देखो, इतने एज होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एम्स में जाकर खुद अपने को पहले लगाया। ये हिम्मत, राहुल गांधी तो नौजवान है ना, जगह लगा लेता, जाके हिम्मत तो नहीं है। और मोदी जी लगाने के बाद मोदी जी लगाने के बाद सबसे पहले बुक कर लिया अपने को लगाना। अच्छा, तो ऐसे लोग हैं। अभी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, केरला में इलेक्शन? मैं तो जय महाराष्ट्र है, और मैं महाराष्ट्र के लोगों को प्यार करता हूं कि महाराष्ट्र के लोग संग्राम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुगल को भगाने का काम किया। और छत्रपति शिवाजी का जन्मभूमि है, पुण्य भूमि है, और मैं उस भूमि मोदी के साथ रहता है। मोदी, क्योंकि शिवाजी के विचारधारा में मोदी चलता है, और शिवाजी का नाम लेके जो तथाकथित विचारधारा में चलने के जो ड्रामा रचाया गया है, वो एक्सपोज्ड हो चुका है लोकसभा इलेक्शन में 2024 में। और मैं मानता हूं जो अभी जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा है 2024 में, जो धोखा देके कांग्रेस और बाकी जो इनके गठबंधन, ईडवी गठबंधन ने वोट लिया, उसका पूरा बदला जैसे हरियाणा में लिया, ठीक ऐसे महाराष्ट्र के जनता लेंगे। और शिवाजी का, जय शिवाजी का नारा देके नरेंद्र मोदी के हाथ को सशक्त करेंगे, और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का सरकार। अभी जो महाविकास आघाड़ी है, इसकी तीनों पार्टी, चाहे पवार की फैमिली हो, उद्धव ठाकरे फैमिली हो, या एनसीपी हो, ये तीनों परिवार के ही मुखिया हैं। तो परिवारवादी तीनों परिवार में है, आप समझे?
एनसीपी के मुखिया शरद पवार है, तो उनके यहाँ जो भी मुख्य भूमिका में रहता है पवार के घर से रहते हैं। उद्धव ठाकरे परिवारवाद, उनके यहाँ पे वैसे ही है। और कांग्रेस का तो आपको पता है। तो ये परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी कैसे लड़ना चाहिए? देखिए, हम एक साथ सब कुछ आप चाहे तो बीजेपी से मतलब पूरा समाज संस्कार समाज सुधार हम ही कर दे, तो हमको ना लोग सुधार कर दे। तो हमने जितना समाज सुधार करना वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे वो जातिगत मामले में। भ्रष्टाचार के मामले में तो सारे भ्रष्टाचारी भी अब बीजेपी में। देखिए, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में है, उनके भ्रष्टाचार क्या नहीं किया वो कोर्ट जो प्रमाणित करेगा देखेंगे, उसके ऊपर जरूर निर्णय करेंगे। किंतु साथ साथ ये मैं कह सकता हूँ, बीजेपी के आने के बाद कोई भी आ जाए भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, क्यों? मोदी और अमित शाह बैठे, इनका दोनों आंख है, वो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। वो अपने नेताओं को साफ सुथरा रखना, काम यानी करना। सारे भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में आते हैं तो एक तरह जेल में बैठे जैसा, कि काम करेंगे बट भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वो आपकी भाषा है, आपका तरीका है, आपका सोचने का है। मैं वहां तक नहीं पहुंचता हूँ। मुझे इतना कठिन कठिन शब्द बहुत केरला के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, केरला वाइब्रेंट है। केरला में समय समय केरला का जनता 5 साल में सरकार चेंज करती है। इस बार पहली बार रिपीट हो गया है। और किंतु लोकसभा इलेक्शन में देखा हमने, कम्युनिस्ट का भराडुबी, उनका तो कुछ मिला ही नहीं। केरला के जनता तीसरी शक्ति को ढूंढ रहे हैं, उसका ही प्रतिफलन लोकसभा में दिखा। और तीसरी शक्ति और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। मैं मानता हूं भविष्य में भारतीय जनता पार्टी केरला में एक सशक्त पार्टी बनेगी, जैसे कि हरियाणा में बना, त्रिपुरा में बना, और केरला में भी बनेगी। और केरला के लोगों को नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के सरकार मिलने का स्वागत मिलेगा, और केरला की जनता भी उस दिशा में जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको आखिरी सवाल पूछना है मुझे, आपका संकल्प क्या है अगले 5 साल के लिए? मेरा संकल्प काम करना है, और काम करते करते जो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा है, जो सपना हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर लोगों ने देखा है, उसको साकार करना, और भारत को दुनिया के सामने सबसे स्वाभिमानी शक्तिशाली देश बनते हुए मैं अपने जीवन में देख के जाऊं। और मेरा विश्वास है बड़ी कम समय में भारत आज तो 5th इकोनॉमी है, मोदी जी के नेतृत्व में कम समय, मतलब 1.5-2 साल में ये 3rd इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। देखो, शक्ति तो अर्थ से भी आते हैं, विद्या से भी आते हैं, अर्थ से भी आते हैं। दोनों तरफ मोदी जी काम कर रहे हैं। मेरा जितना भी एज, मुझे लगता है मेरे जीवन काल में मैं भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ। यही मेरा सपना। ये थे विप्लव दा, दिल से उन्होंने बहुत सी बातें कही। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते उनका संकल्प भी यही है कि पार्टी ने जो लाइन दी है उस पे समर्पित होकर काम करना और अपने भारत देश को वर्ल्ड मैप पे 3rd इकोनॉमी पे लेके आना। मैं चाहती हूँ कि इनके सपने पूरे हो, और थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।